नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि इसमें पुष्पा भाई का फ़ोटो लगा हुआ है और इसमें हम इसलिए लेकर आए हैं कि ये जो क्वेश्चन है इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, इसीलिए हमने हैशटैग डाला है नौकरी मिलने तक रुकेंगे नहीं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रश्न है। बस अंत तक बने रहिएगा और किन्हीं भाई को या पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप पीसीएस फाउंडेशन चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो पे टेलीग्राम पे है, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? जैसे कि इसमें पूछा गया है सवाल में कि हड़प्पा कालीन जो स्थल है वहां जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं बताइए आप लोग। ये जो साक्ष्य मिले हैं आपका वो कहाँ से हो जाएगा? ये जो है कालीबंगा से है जो ना, वहां से जुताई के साक्ष्य मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है ना कि बस आंसर और सवाल देखने का प्रयास करेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन लेंगे तो ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और आप को देखने में भी असुविधा हो सकती है। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित निम्न में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी? इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा की खुदाई में जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें व्यवस्थित नालियाँ, किला, जलाशय, शिखर रहित मंदिर जो है, इसमें कौन-सा है कि हड़प्पा में नहीं पाई गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा, ये देख रहे होंगे कि शिखर रहित मंदिर जो है ना, ये नहीं पाई गई थी। बाकी जो तीनों है ऊपर वाला व्यवस्थित नालियाँ, किला, जलाशय पाए गए थे, लेकिन शिखर रहित मंदिर नहीं पाया गया था। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। शोरतुगई जो है, शोरतुगई जिसको सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है बताइए? शोरतुगई बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस देश में है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें जो हो जाएगा अफगानिस्तान में यह है। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता अफगानिस्तान में है। दूसरा अगला प्रश्न देखते हैं कि उस गणतंत्र का नाम बताइए जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 8 राज्यों का एक संघ था। इसमें पूछा गया है कि उस गणतंत्र का नाम बताइए जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 8 राज्यों का एक संघ था। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें जो आप देख रहे हैं ये वज्जी संघ, ये संघ जो था छठी 8 राज्यों का एक संघ था। चलिए आगे बात करते हैं। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जो अनुव्रत ये शब्द देख रहे हैं वो किस शब्द से जुड़ा हुआ है? तो अनुव्रत जो शब्द है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है हीन जो है जैन धर्म से यह जुड़ा हुआ है। अनुव्रत शब्द जो है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है अनुव्रत शब्द। अगला सवाल को देखते हैं। बुद्ध का अर्थ है, अब जानते हैं ना आप लोग बौद्ध धर्म पढ़े होंगे तो इसमें बताया गया होगा बुद्ध का अर्थ क्या है। तो बुद्ध का जो अर्थ होगा वो सिंपल सा आप लोग पता होना चाहिए कि बुद्ध का अर्थ जो है वो कौन हो जाएगा? बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? ज्ञान प्राप्त। अगला सवाल है, मौर्य काल में निम्न में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? इसमें पूछा गया है कि मौर्य काल में निम्न में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? तो कौन सा हो जाएगा इसमें सही आंसर? इसका जो सही आंसर है मौर्य काल में राज्य का अधिकार था, तो हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा आपका खान पर जो है अधिकार सिर्फ राज्य का ही अधिकार था। अशोक ने समूचे भारत और सलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया? अशोक ने समूचे भारत और सलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया? ये जो माध्यम था ना भाई साहब, ये माध्यम था आपका धर्म महामात्रों को भेजकर ये प्रचार करते थे। किसका? बौद्ध धर्म का। जो भेजते थे कि जाइए वहां पर बताइए इस धर्म के बारे में, इस तरह करके मतलब आदमी को भेज देता था वहां पे और प्रचार करते थे। आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? इसमें पूछा है कि गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से क्या किया? उसको रोका। तो कौन सा हो जाएगा इसमें सही आंसर? इसका जो सही आंसर है ना, स्कंद गुप्त, आप नाम सुने होंगे। इन्होंने क्या किया था कि हुनों को जो भारत पर आक्रमण किया था उसे रोकने का वे प्रयास किए थे। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि चोल राजवंश
जो है चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक था। ये जो चोल राजवंश आप पढ़ रहे होंगे, तो पहला उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण जो शासक था वो कौन है? ये हो जाएगा आपका राज चोल जो है, वो चोल वंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीर हसन देहलवी, मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में था? जो मीर हसन देहलवी जो है निम्न में से किसके दरबार में था? तो कौन सा हो जाएगा? ये जो था ना, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। कौन? मीर हसन देहलवी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जात और सवार, ये भी बहुत मस्त है। हर बार मतलब जितना भी हम प्रश्न लाए हैं ना, छांट कर लाए हैं, जो परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, ना कि हम अपने से बनाए। तो इसमें पूछा है कि जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? जात और सवार, तो जात और सवार आप सुने भी होंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? मनसबदारी प्रणाली से जात और सवार संबंधित प्रशासनिक है। किससे है? मनसबदारी प्रणाली से। चलिए आगे बात करते हैं। नूरजहां का असली नाम क्या था? क्या नूरजहां, नूरजहां का असली जो नाम था वो क्या नाम था नूरजहां का? तो आप लोग सभी जानते होंगे। कौन सा? ये ऑप्शन सी दिख रहा होगा, मेहरुनिसा उनको असली नाम था, मेहरुनिसा। ठीक है ना, मेहरुनिसा। आगे बात करें। 14 नंबर जो सवाल है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किन्हें कहा जाता था? तो पेशवा जो है वो कहा जाता था मुख्यमंत्री को, जो है वो क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था उस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी परंपरा में पीर का मतलब क्या होता है? बताइए, पीर का मतलब क्या होता है सूफी परंपरा में? तो सूफी परंपरा में अगर हम बात करें पीर का, तो कौन हो जाएगा? सूफियों के गुरु को ही क्या बोलते थे? पीर बोलते थे। सूफियों के गुरु को क्या बोलते थे? पीर बोलते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे? 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से जो है कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है ना, ये क्या बने थे? अखिल भारतीय राज्य सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे 1939 में। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन को छोड़कर, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन को छोड़कर सभी ट्रेड यूनियनों का एकीकरण कब हो गया? जैसे कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन को छोड़कर सभी ट्रेड यूनियनों का एकीकरण कब हो गया? तो इसका जो सही आंसर है ना, इसका जो एकीकरण हुआ था 1930 में हो गया था। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। जब पूरा विश्व सो रहा होगा, क्या कर रहा होगा? जब पूरा विश्व सो रहा होगा, तब भारत में नई जीवन, यह वक्तव्य किसका है? यह क्या है? ये जो वक्तव्य दिया था, जब पूरा भारत सो रहा होगा तब भारत नए जीवन की तलाश कर रहा होगा, यह वक्तव्य जो है किसका है? ये जो वक्तव्य आप सुने ना, ये जो है जवाहरलाल नेहरू का यह वक्तव्य है। कौन सा? जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत में नए जीवन की शुरुआत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बात करें। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में किसके शासन के दौरान पारित हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में किसके शासन के दौरान पारित हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाए कौन सा होगा? लॉर्ड कर्जन के जो है शासन के दौरान यह पारित हुआ था 1904 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को लेते हैं। बस अंत तक बने रहिएगा भाई साहब, आपको सब मिलेगा। आज मेरा पहला क्लास है, तो थोड़ा प्रश्नों की संख्या हम लगभग 60 है और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप बस जुड़े रहिए मेरे साथ, और मतलब जितना भी हो सके ना हम आपको देने का प्रयास करेंगे। 20वां नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? निम्न में से किसको भारतीय पुनर्जागरण का
या पिता कहा जाता है, तो कौन हो जाएगा आंसर? ये जो है ना, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला कमांडर इन चीफ कौन था? बताइए, कमांडर इन चीफ कौन था भारत का पहला, पूछा है। तो भारत का जो पहला कमांडर इन चीफ था, कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जनरल के एम करियप्पा जो थे, वो भारत का पहला कमांडर इन चीफ थे, जनरल के एम करियप्पा। अगला सवाल है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। इसमें पूछा है कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, तो क्या लाभ है शासन की एकात्मक पद्धति का? तो इसका लाभ है, बताइए, इसका लाभ है दृढ़ राज्य। अगर एकात्मक होगा तो बना रहेगा, संघ में जुड़ा हुआ रहेगा, तो ये दृढ़ राज्य होगा। चलिए आगे बात करते हैं। 23 नंबर जो सवाल है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो जो समवर्ती सूची हम बात करते हैं ना, जिसपे राज्य केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं, इसकी जो संकल्पना ली गई थी, कहाँ से ली गई थी? ये लिया गया था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या संकल्पना ली गई थी किसका? समवर्ती सूची का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, कौन सी? 7वीं अनुसूची जो है, स्थानीय सरकार का विषय किस सूची में वर्णित है? इसमें पूछा है ना कि भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची में स्थानीय सरकार का किस विषय किस सूची में वर्णित है? तो किस सूची में वर्णित हो जाएगा? ये है राज सूची में जो है यह वर्णित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है, इनमें से किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? जो राज्यसभा आप सुन रहे होंगे, उच्च सदन जिसको बोलते हैं, में सीटों का आवंटन इनमें से किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, किसके अंतर्गत किया गया है? ये चौथी अनुसूची के अंतर्गत इसका सीटों का अंत आवंटन किया गया है, चौथी अनुसूची के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष कर्नाटक राज्य का एकीकरण किया गया? किस वर्ष जो है कर्नाटक राज्य का जो है एकीकरण किया गया? तो आप लोग पता होगा कि मेरा कर्नाटक राज्य का जो एकीकरण किया गया, वो किया गया कब? ये किया गया 1956 में है, कर्नाटक राज्य का एकीकरण किया गया भाषा के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विधि का शासन के विपरीत है? इसमें पूछा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सिद्धांत है विधि का शासन के विपरीत है, मतलब विपरीत उल्टा है। तो विधि का जो शासन है, इसमें क्या है? उल्टा। इसमें जो उल्टा है आप, विशेषाधिकार और में और उन्मुक्ति जो है, वो एकदम से विपरीत है, उल्टा है। विधि की समझ क्षमता ये सही है, अवसर की समानता भी सही है, लेकिन क्या है? विशेषाधिकार और उन्मुक्ति से इस उल्टा है। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है, आप पढ़े होंगे उत्प्रेषण। उत्प्रेषण जो शाब्दिक अर्थ होता है, हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रमाणित होने या सूचित करने के लिए इसका ये उत्प्रेषण शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो क्या है? ये रीट है एक प्रकार का। चलिए, प्रमाणित होने या सूचित करने के लिए। निम्न में से किस नीति निर्देशक सिद्धांत पर जो है, निम्न में से किस नीति निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? इसमें पूछा गया है कि किस नीति निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो किस पर प्रत्यक्ष प्रभाव है? ये जो हो जाएगा कौन सा? गोवध पर निषेध है। ये जो है प्रत्यक्ष प्रभाव है किस पर? गोवध पर निषेध। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का जो निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसमें पूछा है ना कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो विवाद का जो निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है, किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन सा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वहां पर सर्च कर लीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय संसद के कार्यवाही में अपनाया जाने वाला जो शून्य काल है, शून्य जो काल है, वो किस क्या है?
जो भारतीय संसद के कार्यवाही में अपनाया जाने वाला जो शून्य काल जो है वो कौन सा काल है? ये है प्रश्न काल के जो तुरंत बाद आता है ना, जैसे कि ये प्रश्न काल के तुरंत बाद आता है, उसी को शून्य काल कहते हैं। लगभग ये 12 बजे आता है। कितना बजे? 12 बजे। प्रश्न काल के जो तुरंत बाद का समय है उसको बोलते हैं शून्य काल। राज्य विधान परिषद का गठन और उसे समाप्त करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? पूछा है इसमें कि राज्य में विधान परिषद का गठन और उसे समाप्त करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? तो कौन हो जाएगा आंसर? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इस संसद द्वारा राज्य विधानसभा के अनुरोध पर ये कर सकता है समाप्त। राज्य विधान परिषद का गठन और समाप्त करने की जो शक्ति है इसके द्वारा है, एक ये है संसद द्वारा राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। संसद कर सकते किसके अनुरोध पर? विधानसभा के अनुरोध पर। चलो अगला सवाल देखते हैं। इसमें है कि 73वें संवैधानिक संशोधन जो हुआ था, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? जो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये हो जाएगा 11वीं सूची जोड़ी गई थी। कितनी कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें देखिए ना, बीमारू जो है, ये शब्द देख रहे हैं ना, बीमारू, ये बीमारू में एम किस राज्य के लिए प्रयोग किया गया है? BIMARU जो है वो एम है किस राज्य के लिए प्रयोग किया गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ये जो मध्य प्रदेश के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए? मध्य प्रदेश के लिए। BI मतलब, BI की अगर बात करें तो ये हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। MA मतलब जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? MA मतलब हो जाएगा मध्य प्रदेश। MA मतलब मध्य प्रदेश, MP इसको बोलते हैं। चलिए और जो है R से क्या हो जाएगा? R से हो जाएगा आपका राजस्थान। इस क्या हो जाएगा? राजस्थान। और क्या बोलते हैं? और U का मतलब यूपी। U के मतलब यूपी और M के मतलब तो हम बताए ही कौन सा? मध्य प्रदेश। चलिए आगे बात करते हैं। जब सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है उसे कहते हैं, जब सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है उसे क्या कहते हैं? जैसे कि सत्ता का मतलब बंटवारा कर दिया तो उसे क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग शक्तियों का विभाजन बोलते हैं। जब सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है उसे क्या बोलते हैं? शक्तियों का विभाजन बोलते हैं। 36वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं है? इसमें पूछा है ना कौन से ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो ये जो आप पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे, तो आज पता चल जाएगा कि कौन से ग्रह का उपग्रह नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र का जो है वो उपग्रह नहीं है। इसको भोर का तारा भी बोलते हैं और जुड़वा बहन भी बोला जाता है किसको? शुक्र को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? इसके पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है निम्नलिखित में से कौन सी बात इसमें सही है? तो कौन सा हो जाएगा? यह जो है ना देशांतर रेखा 180 डिग्री के अनुरूप होती है। बिल्कुल सही बोल रहा है कि जो ये रेखा जो देख रहे हैं यहाँ पर ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा, ये जो खींचा गया है ना, ये 180 डिग्री के अनुरूप होती है। बाकी जो एक सीधी रेखा बिल्कुल नहीं, या एक बड़ा वृत्त चाप होती है, नहीं होती है, या भूमि परिमाण के बड़े टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर है, नहीं, ये जो है 180 डिग्री के अनुरूप होती है। स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? अगर अगर आप स्थल मंडल जो है उस शब्द किससे संबंध रखता है तो कौन सा हो जाएगा आपका? पृथ्वी का जो पटल बोलते हैं, भूपृष्ठ, वो से एक पृथ्वी है तो एक ऊपर से में हो गया पृथ्वी, ये तो ये वाला जो भाग है ना उसी को क्या बोलते हैं? पृथ्वी का पटल यानी भूपृष्ठ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? पूछा है इसमें, तो कौन सा जो है इसमें सुमेलित नहीं है? ये जो शांत ज्वालामुखी देववंद, ये सुमेलित है तो मतलब कि ये सही है। और जागृत ज्वालामुखी जो है वो अष्टाम्बोली, याद रखिएगा, शांत ज्वालामुखी देववंद, देमवंद, और जागृत ज्वालामुखी अष्टाम्बोली, ये भी सही है।
प्रसुप्त जो ज्वालामुखी है वो क्राकाटाओ से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन जो निष्क्रिय ज्वालामुखी है ना, एटना, ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एटनस इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, सुमेलित नहीं पूछा है। हाँ पूछा नहीं, चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु की जो होती है वो क्या होती है, गर्म होती है। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसके आसपास स्थित क्या होते हैं, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जो जलवायु है वो सामान्यतः ये क्या होती है, ये क्षेत्र कहाँ पर होती है, तो ये होती है आपका भूमध्य रेखा के आसपास ये क्षेत्र होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। जैसे कि आई पृथ्वी, ठीक है, ये जो है ना विषुवत रेखा, इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसीलिए इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो जलवायु है सामान्यतः गर्म होती है, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के पास स्थित होती है। चलिए आगे बात करते हैं। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होता है, फ्रंटल जो वर्षा है ये किस कारण से होता है, फ्रंटल जो वर्षा है किस कारण से होता है, और तो किस कारण से होता है, ये जो हो जाएगा अब कारण, ये होता है चक्रवातीय गतिविधि के कारण ये वर्षा होती है। ग्रेट बैरियर जो कहाँ स्थित है, ग्रेट बैरियर जो है कहाँ पर स्थित है, तो ग्रेट बैरियर जो है ना आपका, ये स्थित है आपका प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर स्थित है। अगला सवाल है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जब जो नदी है, कोई नदी यहाँ से मतलब पहाड़ से निकली या कहीं पे और मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो यह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, मतलब इस तरह मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है विसर्प कहा जाता है, मतलब मोड़दार से तो विसर्प कहा जाता है। तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, जैसे कि इसमें पूछा है कि जो ताप विद्युत हम लोग बनाते हैं, बिजली वगैरह उत्पादन करते हैं, तो तापीय विद्युत जो पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, तो ये जो कोयला है वो कौन सा उपयोग किया जाता है, एंथ्रासाइट जो कोयला है मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। मसाई निम्नलिखित में से किसकी जनजाति, जो मसाई आप पढ़े होंगे जनजाति, वो चर्चा में भी रहता है मसाई जनजाति, निम्नलिखित में से किसकी जनजाति है, ये जनजाति है किसकी, ये केनिया की जनजाति है मसाई जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर क्रीक निवेशिका कहाँ स्थित है, जो सर क्रीक जो आप पढ़े होंगे, सर क्रीक वो कहाँ स्थित है, तो सर क्रीक जो है ना ये कहाँ पे स्थित है, गुजरात के साथ लगी भारत पाक की सीमा पर सर क्रीक जो है यहाँ स्थित है, कहाँ पे, भारत पाकिस्तान की सीमा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेक्कन पास कहाँ स्थित है, डेक्कन पास जो है कहाँ स्थित है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि डेक्कन पास आप पढ़ते आ रहे हो शुरू से, लेकिन पता नहीं कहाँ स्थित है, तो डेक्कन पास जो है वो स्थित है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यह स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ पर अंडमान और निकोबार उसमें कहाँ पे है, तो हिंद महासागर में यह स्थित है। डेक्कन में कितना किलोमीटर ये लंबा है, तो कितना किलोमीटर हो जाएगा, 48 किलोमीटर जो है ना ये चौड़ा है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण जो नदी है, भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी है क्या, कौन सी नदी है जो मरुस्थल में वो बहती है, तो भारतीय मरुस्थल की जो महत्वपूर्ण नदी में से एक है उसको कौन नदी बोलते हैं, लूनी नदी बोला जाता है इसको, लूनी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया जाता, इसमें नहीं पूछा है भाई साहब, ध्यान रखिएगा, इसमें जो है नहीं पूछा है, तो है ना गांव की सड़क के सुधार को, इसमें जो हम ये जो इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको हरित क्रांति में शामिल नहीं किया जाता है। बाकी बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को बिल्कुल सही, सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को बिल्कुल सही, खेती में उन्नत तकनीक के उपयोग से बिल्कुल सही, लेकिन गांव की जो सड़क को सुधार करता है ना उसको हरित क्रांति में शामिल नहीं किया जाता है। कोंकण रेलवे जोड़ती है, जो कोंकण रेलवे है वो किसको जोड़ती है, कोंकण जो रेलवे है वो जोड़ती है आपका रोहा से मंगलोर को, यह जो रेलवे जोड़ती है कोंकण रेलवे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज की मांग का परिणाम है उसे क्या कहा जाता है? जैसे कि इसमें पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज की मांग का परिणाम है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। जैसे कैसे? इसमें अगर हम बात करें एग्जाम्पल की हम बात करते हैं जैसे, तो कौन सा इसमें हो जाएगा? जैसे कि आप मकान बनाते हैं, ठीक है, मकान बनाते हैं, तो मकान बनाते हैं तो उसमें क्या हुआ? उसमें आपका अन्य चीजों की मांग का परिणाम हो जाता है। और एक एग्जांपल लेते हैं, और माल का उत्पादन करना, जैसे किसी आप उत्पादन कर रहे हैं किसी चीज का, तो उसमें भी आपका क्या हो सकता है? उसमें मांग किसी अन्य चीज की मांग का परिणाम हो सकता है। चलिए आगे बढ़ता है। खुला बाजार कार्यवाही से तात्पर्य है, खुला जो बाजार है कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? जो खुला बाजार कार्यवाही से तात्पर्य जो है, आपका जो आंसर ये सही हो जाएगा। खुला बाजार जो है ना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद और बिक्री से है। जो खुला बाजार क्या होता है ना, कि इसमें भारतीय रिजर्व बैंक अपनी सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद और बिक्री करती है। चलिए, अर्थशास्त्रीय दृष्टि से मध्यवर्ती वस्तुओं से हमारा तात्पर्य क्या है? जो बीच की जो वस्तुएं हैं ना, उसका हमारा से क्या तात्पर्य है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये जो है पुनर्विक्रय या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेचा जाने वाला सामान है। इसमें क्या है कि पुनर्विक्रय या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेचा जाने वाला सामान है। चलिए आगे बात करते हैं। बेरोजगारी में वृद्धि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को संकेतित करता है? जो बेरोजगारी में जो इतना वृद्धि हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि हाल ही में कितना मतलब दिक्कत है जॉब का, तो किस चीज को संकेतित करता है? ये करता है आपका अवनत को जो है, यह संकेतित करता है। स्वस्थ को नहीं हो जाएगा, विकसित को नहीं, इस यानी कि अवनत को यह संकेतित करता है। अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादक संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। इसमें अर्थव्यवस्था में है सभी उत्पादक संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। कौन सी? तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? जो सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कौन सा होने वाला आपका सही आंसर। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है वो उत्पादक संसाधन सरकार के स्वामित्व और उस पर नियंत्रण रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी? जो निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली है जो भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी? तो कौन हो जाएगा आपका? ये प्रगामी कर जो है, ये क्या है? जो विषमता को कम करने में सहायक होगी। एकाधिकार बाजार से आप क्या समझते हैं? एकाधिकार बाजार से आप क्या समझते हैं? तो एकाधिकार बाजार आप सुने होंगे कि बाजार की वह स्थिति है जहां पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है। जैसे कि आप कहीं सामान बेचने गए, आप वहां पर अकेले हैं, तो अपना मर्जी से पैसा टानिएगा कचकचा के, और उसके बाद आप अगर वहां पर 10 को हो जाएगा तो आपको तो नॉर्मल में बेचना ही होगा ना, जो सब बेच रहा है वो आप बेच सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन निवल राष्ट्रीय आय का बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? जो निवल राष्ट्रीय आय है वो बेहतर ढंग से कौन परिभाषित करता है? ये जो परिभाषित करता है, इसमें जीएनपी होता है, उसमें क्या माइनस कर देते हैं? मूल्यह्रास जो है उसमें माइनस कर देते हैं, तो हमारा निवल राष्ट्रीय आय बेहतर तरीके से परिभाषित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण हमें प्रदान नहीं करता। जैसे वैश्वीकरण हम जानते हैं ना, ग्लोबलाइजेशन जो है हमें प्रदान नहीं करता। तो क्या नहीं प्रदान करता? आर्थिक समानता का जो है हमें प्रदान नहीं करता वैश्वीकरण। बाकी बाजारों के क्रम पर अथी करता है, देशों के परस्पर संबंध करता है, वस्तुओं का चयन करता है, लेकिन आर्थिक समानता नहीं करता है। मुद्रास्फीति परिणाम है। जैसे कि मुद्रास्फीति परिणाम है, किस चीज का परिणाम है? मुद्रा जो स्फीति है वो परिणाम है आपका मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। जैसे कि मुद्रा का मार्केट में बहुत सारा पैसा आ गया, तो बहुत सारा पैसा आने से क्या हो जाएगा? वहां पर मुद्रास्फीति ऐसा समस्या उत्पन्न हो जाएगा। और जैसे कि आप एक बोरा पैसा ले जाइए और एक ब्रेड का टुकड़ा ले आइए, वो हाल हो जाएगा मुद्रास्फीति में। तो इसी को क्या बोलते हैं? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से मुद्रास्फीति होता है। चलिए, आज से क्लास कैसा लगा आप लोग बताइए कमेंट करके। और आप अगर कमेंट करते हैं तो अगला वीडियो आया जाएगा उसी इसी तरह से। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे ना, बस आंसर और क्वेश्चन का जवाब देंगे। अगर इसमें हम डिस्क्रिप्शन डालने लगे तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप सोच भी नहीं सकते, फिर आप देखिएगा भी नहीं इस चीज को। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट। और सभी को जो सभी को जय हिंद।